हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स, जिसमें डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मॉडल्स, चार्ट्स, चॉक बोर्ड, इंस्ट्रूमेंट, वर्कबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, एजुकेशनल सीडी, डीवीडी रोम्स एंड यूज ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। तो फ्रेंड्स, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है, इससे पहले मैं एक टीचिंग एड की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको ये स्टार्ट कैसे करना है या किस तरीके से पूरे क्वेश्चन के आंसर को आपको फ्रेम करना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स ला पाए उसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, ऑफ मॉडल के बारे में। तो मॉडल क्या है? रियल ऑब्जेक्ट की कॉपीज है। तो जब हम किसी रीजन की वजह से रियल ऑब्जेक्ट्स बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं, तो हम उस टाइम पे हमारा रेस्क्यू कौन करते हैं? मॉडल्स। कि मॉडल्स की मदद से हम वही चीज बच्चों को बहुत ही यूजफुल और इफेक्टिव वे में समझा सकते हैं। जहां तक हो सके टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि मॉडल्स जो हो वो उतने ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो और स्टूडेंट्स वो मॉडल खुद बनाएं, ताकि उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड आए और उनमें क्रिएटिविटी आए चीज़ों को लेके। मॉडल्स की मदद से हम बच्चों को बहुत से टॉपिक्स के बारे में समझा सकते हैं, जैसे कि हम न्यूमेरल्स के बारे में समझा सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में समझा सकते हैं, यानी कि मैथ्स रिलेटेड बहुत से कॉन्सेप्ट्स हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो यहाँ पे हम मॉडल का एक एग्जाम्पल समझेंगे। Model to prove that sum of 3 angles of triangle is equal to 2 right angles or 180 degree। तो आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा। ये डायग्राम क्या है? एक मॉडल है जिसमें हमने वुडन पीसेस की मदद से ये प्रूव किया है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई नो ये जो एक्टिविटी वाली चीज़ें होती हैं वो ऐसे वर्बली थोड़ा कम समझ में आती हैं, बट अगर आप इस डायग्राम को खुद बना के देखेंगे कॉपी पर और एक बार अच्छे से इस पूरी चीज़ को पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगी। बिकॉज इसमें सिंपली करना क्या है, हमने वुडन पीसेस की मदद से और स्क्रू की मदद से एक मॉडल बनाना है, जिसमें स्क्रू पी जो होगा वो ए पी और पी बी को कनेक्ट करके एक लाइन बनाएगा ए बी, और वहीं दूसरी साइड स्क्रू क्यू जो है वो ए सी साइड बनाएगा ए क्यू और क्यू सी को ऐड होके, और एक स्क्रू लेंगे जो कि आर से दर्शाया गया है, जो कि बी आर और आर सी को जोड़ के लाइन साइड बनाएगा बी सी। यानी कि हमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स को क्या कर दिया कि स्क्रू से अटैच कर रखा है, कि यानी हम उसे साइड कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो स्क्रू खोलेंगे तो उस पोर्शन को हम हटा सकते हैं। फिर उसके बाद हम एंगल ए को, जो कि पी ए क्यू को है, इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो पी सी क्यू पोर्शन बना ले, और सेम वे में एंगल बी, यानी कि जो एंगल पी बी आर है, उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो पी सी आर लगा ले, अब पी सी आर पोर्शन बना ले। अब इसीलिए हमने स्क्रू से अटैच किया था ताकि हम उसे वहां से हटा सके जब हमें उस पोर्शन को दूसरी साइड लेके जाना है। तो जब हमने इस एंगल 1 और 2 को दूसरी साइड अटैच किया तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है, बिकॉज एंगल 3 तो वहीं पे है। आपको डायग्राम में बहुत इजीली समझ में आ सकता है अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो एंगल 3 वहीं पे है, 1 और 2 पोर्शन को हमने हटा के दूसरी साइड लगा दिया, तो जिससे वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस हिसाब से हमने प्रूव कर दिया दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि sum of angles of triangle is equal to 180 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिक्चर्स एंड चार्ट्स के बारे में। तो जहाँ पे हम मॉडल्स भी यूज नहीं कर सकते कि मॉडल्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या हमारे पास नहीं है या फिर रियल ऑब्जेक्ट्स भी नहीं है, वहाँ पे हमारी मदद करती है पिक्चर्स और चार्ट्स। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती है वहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स लगे होते हैं। वो इसीलिए लगे होते हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बने, वो आते जाते उन चार्ट्स को देखेंगे तो कभी ना कभी तो नजर जाएगी ना। जो नहीं भी पढ़ना चाहता होगा वो भी इधर उधर तो देखती है, तो उनकी नजर जाएगी तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। तो इस तरीके से चार्ट्स क्या है? कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मीन्स ऑफ इम्पार्टिंग सेल्फ एजुकेशन टू स्टूडेंट्स।
तो किसी भी क्लास में अलग अलग तरीके के चार्ट्स लगे हो सकते हैं, जैसे कि जिसपे ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड शेप्स बने हो, डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड फार्मूला पे, वेरियस यूनिट्स ऑफ वेट एंड मेजर्स पे, कुछ मैथमेटिशियंस के चार्ट्स हो सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के रिलेटेड चार्ट्स हो सकते हैं, या फिर डेली लाइफ में मैथ्स का क्या यूज है उससे रिलेटेड चार्ट्स हो सकते हैं। तो जब हम चार्ट को एज ए टीचिंग एड यूज कर रहे हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती है कि जो चार्ट है वो एक ही पर्पस पे बेस्ड हो। ऐसा नहीं है कि एक ही चार्ट में आप बहुत सारी चीजें दिखा दे रहे हो तो वो उतनी ना ही अट्रैक्टिव लगेगी, ना ही समझ में आएंगी कि कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। तो चार्ट शुड कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल डेफिनेट पर्पस। और चार्ट्स हमेशा कलर्ड एंड अट्रैक्टिव होने चाहिए। कलरफुल चार्ट्स होंगे तो बच्चों को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। वो प्रॉपर साइज होना चाहिए चार्ट्स का। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े चार्ट हो या बहुत छोटे से चार्ट हो। और जो राइटिंग्स उस पर लिखी गई हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी हैंड राइटिंग होनी चाहिए ताकि हर किसी को वो समझ में आए। और जितना हो सके ऐसे चार्ट्स होने चाहिए जो बच्चों के द्वारा प्रिपेयर किए गए हों। इसीलिए जब भी छुट्टियां होती थी या कुछ भी एक्टिविटी करवाई जाती है तो बच्चों को चार्ट्स दिए जाते हैं बनाने के लिए। वो इसी कारण है ताकि बच्चों के अंदर सब्जेक्ट रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप हो। नेक्स्ट इज चॉकबोर्ड और ब्लैक बोर्ड। अब एक मैथमेटिक्स टीचर, ब्लैक बोर्ड को मैथमेटिक्स टीचर का राइट हैंड बोला जाता है। बिकॉज कोई भी और टीचर है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि सोशल साइंस का टीचर है या कोई और इंग्लिश हिंदी किसी भी टीचर है, वो कहानी सुना सकते हैं या चीज़ें वर्बली समझा सकते हैं। बट मैथ्स टीचर के केस में ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें वो चीज़ मैथ्स पे, जो मैथ्स वो समझा रहे हैं, उन्हें वो चीज़ बोर्ड पे सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी। उन्हें वो एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखानी पड़ेगी, तभी बच्चों को वो चीज़ समझ में आएगी। आपने अक्सर देखा होगा जब भी मैथ्स के टीचर समझाते हैं तो क्या कहते हैं कि लिखते वक्त ही वो बोलते जाते हैं। तो इससे बच्चे क्या ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो उनकी ज़्यादा सेंसेस का यूज़ हो रहा है जिससे वो चीज़ ज़्यादा समझ पाएंगे। और ब्लैक बोर्ड इसलिए भी पॉपुलर है बिकॉज ब्लैक बोर्ड पे क्या है कि चीज़ें इजीली लिख सकते हैं और फटाफट इजीली उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। और ये टीचिंग एड ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। सो मैथ्स के जितने भी ब्रांचेस या जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट बहुत ज़रूरी है कि टीचर उस बोर्ड का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें। तो अच्छे तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है कि ब्लैक बोर्ड को अच्छे से क्लीन किया जाए। उस पर लिखने से पहले आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या है, अगर अच्छे से उसे साफ ना किया जाए तो चीज़ें ढंग से दिखाई नहीं देती हैं या फिर बहुत ही ख़राब दिखता है वो। इसीलिए टाइम टू टाइम उसे पॉलिश या पेंट भी करवाना चाहिए और लिखने से पहले बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। और टीचर को प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बोर्ड पे कैसे लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक अक्षर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है, तो वो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप सिर्फ मजाक के पात्र बन जाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर की प्रॉपर प्रैक्टिस हो। और जो भी टीचर जो है वो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो चीज़ें उन्हें बोल बोल के साथ में बतानी भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर बोर्ड की तरफ फेस करके लिख रहे हैं तो पूरा बोर्ड में ही घूमोगे, पीछे कुछ भी चले जा रहा है, उन्हें पता ना चले। टीचर्स की अगर दो आंखें बोर्ड की तरफ है तो ऐसा कहा जाता है कि दो आंखें उनके पीछे भी होनी चाहिए। आपके टीचर्स ने भी आपको बहुत बार ये लाइन बोली होगी। तो वो पीछे वाली दो आंखें जो है वो इनविजिबल है हमारे लिए, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि क्लास का डेकोरम मेंटेन रहे। टीचर को चाहिए कि वो हमेशा ब्लैक बोर्ड पर लॉजिकली लिखें। आपने देखा होगा कि कुछ टीचर के होते हैं कि एक तरफ से लिखते हैं और फिर उसके बाद दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, फिर वो पहली वाली साइड में आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है, टीचर को लॉजिकल और साइकोलॉजिकल वे में लिखना चाहिए कि अगर उन्होंने एक साइड से बोर्ड पर लिखना शुरू किया तो पहले पूरी वो साइड भरे फिर दूसरी साइड पे जाएं, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बच्चों के लिए। और अगर उन्हें कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स के बारे में बताना है या फिर कुछ अलग चीज़ दिखाना है तो वो डिफरेंट कलर के चॉक्स यूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। और जो चॉक वो यूज़ करें वो सुपीरियर क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ चॉक आपने देखा होगा कि उनमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो नॉन डस्ट चॉक्स उन्हें यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत सारे टूल्स और डिवाइसेस यूज़ करते हैं, एंगल्स को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें क्या है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हम उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कंपास। तो इसका यूज़ तो हम सब ने किया है सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए। फिर थोड़ा सा इसकी शेप के बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट इज डिवाइडर। अब डिवाइडर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं मेजर करने में या ड्रॉ करने में लाइंस एंड एंगल्स। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टर।
प्रोटेक्टर क्या होता है? एक हाफ सर्कल काइंड ऑफ होता है जिससे हम एंगल्स को ड्रॉ करते हैं या मेजर कर सकते हैं। और क्या चीजें होती हैं ज्योमेट्री बॉक्स में? रूलर होता है, इसका यूज भी हम सब ने किया है। रूलर से क्या करते हैं? हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी चीज को नाप सकते हैं। ये प्लास्टिक का हो सकता है, वुड का हो सकता है या मेटल का हो सकता है। इसके ऊपर यूनिट्स लिखी होती है मेजरमेंट की। नेक्स्ट इज प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन क्या होता है? पीस ऑफ स्ट्रिंग में एंड पे बॉटम पे क्या लगा होता है? एक मेटल ऑब्जेक्ट लगा होता है ताकि ये चेक किया जा सके कि वॉल स्ट्रेट है या नहीं, या टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर। ये सारी चीजें आपको आर्किटेक्ट्स, प्लम्बर्स वगैरह के पास देखी होंगी आपने। नेक्स्ट इज सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है? अ फ्लैट प्लास्टिक और मेटल विथ 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 1 राइट एंगल, जिसे हम यूज करते हैं लाइंस ड्रॉ करने के लिए और एंगल्स को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज स्लाइड रूल। ये थोड़ा थोड़ा रूलर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक ऐसा पार्ट होता है जो स्लाइड कर सकता है, और ये कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट के लिए यूज कर सकते हैं। हमें रूट्स, लॉगरिथम्स वगैरह के बारे में जानने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज theodolite, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट अ सर्वेयर यूजेस फॉर मेजरिंग एंगल्स। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स में हम क्या है? एंगल्स को मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से। नेक्स्ट इज टी स्क्वायर। इसको टी स्क्वायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लेटर टी की शेप में होता है। ये ड्राफ्टमैन वगैरह द्वारा यूज किया जाता है ताकि वो हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कर सके जब भी उन्हें बिल्डिंग्स वगैरह का कोई डिजाइन बनाना होता है। तो ये थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे मैथ्स की फील्ड में यूज होते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप जो हमारे, यानी कि हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को लें, जैसे कि कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, रूलर, प्रोटेक्टर। ये चीज़ें आप मस्ट लिखें, और बाकी लिखना ना लिखना वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्क बुक्स की। तो वर्क बुक्स एक तरीके की टेक्स्ट बुक्स होती हैं जिसमें क्या है? प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसपे आंसर्स जो है वो डायरेक्टली बुक पे ही लिखे जा सकते हैं। तो जो चीज़ें बच्चों ने सीखी होती हैं वो उसे प्रैक्टिस करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटी क्लासेस में हर सब्जेक्ट की वर्क बुक होती है। वो इसीलिए होती है कि जो चीज़ें हमने उस सब्जेक्ट में सीखी उसकी कितनी नॉलेज बच्चे को, कितनी वो चीज़ समझ में आई है, वो चेक करने के लिए वर्क बुक्स दी जाती हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड, और टीचर और स्टूडेंट क्या कर सकते हैं अपना स्टैंडर्ड और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर करने के लिए। बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वर्क बुक की। तो वर्क बुक जो है वो यंगर स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि छोटी क्लासेस में ज़्यादा वर्क बुक्स यूज़ की जाती हैं, बड़ी क्लासेस में उतनी ज़्यादा वर्क बुक्स नहीं होती हैं। वो इसलिए ताकि बच्चों के ऊपर से नोटबुक का बर्डन हटा दिया जाए और जो चीज़ वो कर रहे हैं वो डायरेक्टली वो बुक में ही लिख ले, क्योंकि छोटे बच्चे उतना ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आप नोटबुक पे लिखेंगे तो पहले आपको क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, फिर आंसर्स लिखने पड़ेंगे। बट वर्क बुक्स में क्या है कि आपको सिर्फ आंसर्स ही लिखने हैं। तो ये यूजुअली क्या होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं सिलेबस के, उन सबको कवर करते हैं, और जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कुछ हम बच्चों को करवा सकते हैं ताकि टॉपिक जो है और बेहतर तरीके से समझ आए। जो मैथ्स की वर्क बुक होती हैं उसमें मैथ्स रिलेटेड कंटेंट होता है। और क्या फ़ायदा है इनका? स्मॉलर होती हैं, लाइटर होती हैं, कैरी करना ईजी होता है, और इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिससे बच्चे को अपना दिमाग लगाना पड़ता है उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो एज ए ट्रेनिंग टूल भी ये काम कर सकती है। और आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बुक्स भी आ रही हैं जो कि वेब बेस्ड हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल सीडी, डीवीडी, रोम्स के बारे में। सो इन्हें क्या है, डिफरेंट वेज में यूज़ किया जा सकता है ताकि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस कर सकें। सीडी रोम ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डाटा टाइप्स यानी कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, फोटोग्राफ्स और वीडियोस को स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। ये डिस्टेंट लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज सीडी क्या है कि आप घर पे बैठ के भी देख सकते हो। टाइम सेव करती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स की फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में या उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में हम इजीली समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ स्मार्ट क्लासरूम के बारे में। So classroom enhanced with technological equipments for the purpose of better learning and teaching is known as smart classroom. इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपने देखे होंगे। स्मार्ट क्लासरूम्स हर स्कूल में होते हैं। कंप्यूटर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं, स्क्रीन्स होती हैं,
माइक्रोफोन, स्पीकर्स, पोडियम, डीवीडी प्लेयर्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो प्रोफेसर मुरे ट्यूरॉफ का क्या कहना है? दैट स्मार्ट क्लासरूम और ई स्कूल इज अ वेब बेस्ड environment that allows you to participate in the live training events without the need to travel. You listen to lectures, participate in lab exercise, ask questions and receive feedback just as you would do in conventional classroom, except you do it from the convenience of your desktop or anywhere you have an interest and phone connection. यानी कि जो एनवायरनमेंट हमारा रियल क्लासरूम में बनता है एग्जैक्टली वो स्मार्ट क्लासरूम में बनता है। बस फर्क क्या है कि वहां पे हम रियल क्लासरूम में क्या है, वर्बली बात करते हैं, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की मदद से चीज़ें कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि जहाँ पे कोई भी इवेंट वगैरह जो चल रहा है हम वहाँ पे प्रेजेंट ना होते हुए भी उसकी सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। इससे टाइम बचता है, ट्रेवल टाइम बचता है, जो परेशानी होती है इधर उधर जाने में वो उसमें कमी आती है। तो एक तरीके से यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ स्मार्ट क्लासरूम के बारे में। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो अपने क्या है कि इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं स्मार्ट क्लासरूम की मदद से, बिकॉज उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर स्कूल में आके बात करें या बताएं चीज़ें। तो स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू, ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू या ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो इजीली आपकी बात सुन सकते हैं और आप उन्हें अपनी बात बता सकते हो। या फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने कुछ स्टडी मटेरियल अपलोड किया है वो इजीली क्या है वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है स्मार्ट क्लासरूम्स में। स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से ईमेल के थ्रू, ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। नेक्स्ट बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट क्लासरूम के बारे में। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज इससे डिस्टेंस लर्निंग पॉसिबल है। जो एक्सपर्ट शायद बहुत दूर बैठे हैं वो हमें इजीली सारी चीज़ें समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ऑडियोज़ की मदद से बच्चों को चीज़ें समझाई जा सकती हैं, वीडियोज़, एक्सपर्ट लेक्चर्स और फोटोग्राफ्स, जिससे क्या है कि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। नेक्स्ट इज एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब जब दिग्गजों से समझेंगे तो कुछ बेहतर ज़रूर समझेंगे, कुछ नया देखेंगे, कुछ क्रिएटिव देखेंगे तो खुद भी कुछ क्रिएटिविटी आएगी बच्चों में, चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोज गो ग्रीन कॉन्सेप्ट। अब देखिए जब हम क्या डिजिटली बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बुक्स जो यूज़ करते हैं उनका खर्च कम हो गया, और क्या है कि जो पेपर जो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं कभी कभार, नोटबुक्स वगैरह, उनका खर्च कम हो गया। यानी एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये। ज़्यादा पेपर्स या फिर अगर कोई सामान इधर से उधर आता है तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं उन पे जो पेपर वेस्ट होता है उस वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज ईजी एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज। कोई भी टॉपिक अगर ऐसा है कि उसे सिर्फ वर्बली नहीं समझाया जा सकता तो हम ऑनलाइन उसकी कोई वीडियो लेके बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट क्लासरूम में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ गूगल से लेके, कुछ यूट्यूब से लेके हम उस चीज़ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज बच्चे जो टीचर्स उनसे बहुत ज़्यादा दूर हैं उनसे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी कुछ उनके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जिसके बारे में उन्हें और जानना है तो वो चीज़ पूछ सकते हैं, या क्या उनका फीडबैक है, क्या वो चेंज चाहते हैं करिकुलम में आए, या क्या उन्हें लगता है कि कुछ चेंज करने से और ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो वो अपने व्यूज़ दे सकते हैं। और मैथ्स की फील्ड में जो भी काम चल रहा है उसके बारे में भी जान सकते हैं। यानी कि मैथ्स रिलेटेड हर काम जो है वो स्मार्ट क्लासरूम में भी हो सकता है, और इसकी मदद से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा इफेक्टिव और यूजफुल बनाया जा सकता है, बिकॉज इसमें हमारी एक से ज़्यादा सेंसेस यूज होती हैं। हम चीज़ों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं। हमारा जो चीज़ हमें कहीं डाउट हो रहा है तो हम बता रहे हैं, या फिर कोई चीज़ हमें समझ आ रही है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है इट इज़ ईजियर टू बिलीव व्हाट यू सी देन व्हाट यू हेयर, बट इफ़ यू बोथ सी एंड हेयर देन यू कैन अंडरस्टैंड मोर रेडिली एंड रिटेन मोर लास्टिंगली। जैसा कि सिंपल भाषा में भी कहते हैं कि आंखों देखी पर विश्वास करना चाहिए, कानों सुनी पर नहीं। तो वही है कि कोई चीज़ अगर हम देखते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा समझ में आती है एज कम्पेयर टू अगर हम सिर्फ सुनते हैं। वही बात और अगर हम देखें और सुने दोनों ही
तो वो जो चीज़ हमने सीखी है वो ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रहेगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगी। सो आई होप आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस टीचिंग एड इन मैथमेटिक्स क्लियर हो गया हो। इसका फर्स्ट पार्ट दैट इज डेवलपिंग और प्रिपेयरिंग लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स रेलेवेंट टू लोकल एथोस में पहले ही करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।